गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये रिवीजन बैच है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। आज होगा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल शांत रहो। जिनको पढ़ना नहीं घर पे आराम करो, घर पे रिवीजन करो। जिनको नहीं पढ़ना है घर पे रिवाइज करें। कोर्स पूरा हो गया, घर पे रिवाइज करें। जिनको नहीं पढ़ना है तो बातें करनी है तो ठीक है। देखिए, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं तो इनको हम केवल रिपीट करा दे रहे हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें। ठीक है, ये सब पहले एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्या करें, क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि आपको पता चले कि उस चैप्टर से किस किस लैंग्वेज में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट कौन सी है, 2। यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका हम लोग देखेंगे लेक्चर 2। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक। ठीक है बेटा, हम रुके ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक। यूनिट 2 है चैप्टर 3। क्या बात, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, तो कभी कभी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट पूछते हैं, कभी कभी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी पूछते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी, दो में से किसी में पूछेंगे आप, यही करेंगे। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जिनको बातें करनी हो, मोबाइल पे बात करना हो, कुछ भी करना हो, चैटिंग करनी हो, आराम से बाहर जाओ। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, Vd। ठीक है, अब देखिए, ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कोई मेटालिक रॉड, कोई वायर। इसको कनेक्ट किया हमने सेल या बैटरी से। तो इसको हमने कनेक्ट किया सेल या बैटरी से। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। बेटा ईयरबड्स निकाल लो, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तुम गाने सुन रहे हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, Vd। जिस बॉडी की जितनी वेलोसिटी होती है वो बॉडी 1 सेकेंड में उतनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो पार्टिकल 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर।
अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी है, वी डी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, वी डी। सपोज हमने ये डिस्टेंस वी डी ले ली, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वी डी डिस्टेंस पे, वो एंड पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे। और जो वी डी से कम डिस्टेंस वाले ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पास टू प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, अरे ये बाहर इधर जाएंगे तो पीछे वाले क्या होंगे, आगे आ जाएंगे। समझ गए। कुल मिलाकर के एक सेकेंड में इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। एक सेकेंड में इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। समझ गए भाई। जो इलेक्ट्रॉन वीडी डिस्टेंस पे, जब वो एंड पे आ जाएगा, क्यों नहीं जान पा रहे हो, तो जब जो इलेक्ट्रॉन वीडी डिस्टेंस पे जब वो एंड पे आ जाएगा तो उससे कम डिस्टेंस वाले बाहर नहीं निकल जाएंगे। तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए एक सेकेंड में, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ए इंटू वी डी। कितना वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे कोई रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल। समझ गए। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ए और एच की जगह एल। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, ए इंटू वी डी, इतने का वॉल्यूम, यानी इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में बाहर निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अगर ये पता करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम एंड एक्स, इधर कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emerging from and x in 1 second. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emerging from and x in 1 second, यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ए इंटू वी डी। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन ए वी डी। नहीं समझे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो ए इंटू वी डी वॉल्यूम में कितने होंगे, एन ए वी डी। यानी कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एन ए वी डी, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। समझ गए। जब पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो ए इंटू वी डी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन ए वी डी, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए एक सेकेंड में। टी सेकेंड में कितने बाहर निकलेंगे, इन टी सेकेंड्स। टी सेकेंड में कितने, ये क्या लिखा है समझ आया, टी सेकेंड में कितने बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एन ए वी डी इंटू टी। एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो टी सेकेंड में कितने निकलेंगे। समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत, इधर लिख दे रहे हैं, जान नहीं पाओगे। तो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो टी सेकेंड में कितने निकलेंगे, एन ए वी डी इंटू टी। ठीक है, टी सेकेंड में कितना चार्ज बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई होता है, तो ई का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल चार्ज इमर्जिंग फ्रॉम एंड एक्स, टोटल चार्ज emerging from and x in t सेकेंड। तो कितना चार्ज बाहर निकलेगा, Q इक्वल टू एन ए वी डी टी इंटू ई, इतना चार्ज बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है अगर t सेकेंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू, रीअरेंज कर दिया। करंट इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
अगर t सेकेंड में q चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, q अपॉन टी। इसी को तो करंट कहते हैं, I इक्वल टू q अपॉन टी। q की वैल्यू रख दो, एन ई ए वी डी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसर, ये आ गया रिलेशन, एन ई ए वी डी। कई बार मिलेगा अनसॉल्व में देखेंगे तो, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, जब मोबिलिटी के क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, सब में इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन अब आजकल पूछ रहे हैं इस चैप्टर से, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो या तो मोबिलिटी से रिलेटेड होते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सबको हमें एन के टर्म्स में निकालना है, तो यही फार्मूला वहाँ पे क्या आएगा, काम आएगा। किसी भी फार्मूले को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एन के टर्म्स में। किस में कन्वर्ट करने के लिए, एन के टर्म्स में। समझ गए। तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोबिलिटी से रिलेटेड या कंडक्टिविटी से रिलेटेड या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। समझ गए। तो सब में ये फार्मूला काम आएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कर लिया सबने। अगर करंट डेंसिटी के लिए पूछे, किसमें रिलेशन निकालना हो, करंट डेंसिटी, तो हम लोगों ने अभी देखा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ए से डिवाइड कर दो, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी, और आई अपॉन ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू क्या आ गया, एन ई वी डी। ये कहां से आ गया समझे, क्योंकि जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। आई इक्वल टू एन ई वी डी हो गया, ए से डिवाइड कर दिया हमने, एक उधर ले आया, तो आई अपॉन ए एन ई वी डी, आई अपॉन ए क्या होता है, जे। ये किसके बीच रिलेशन है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं जान पा रहे हो। और ये किसके बीच रिलेशन है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नोट करें जल्दी। इसका देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए, तो उसके आगे तो मिटा दिया, उसको क्या फायदा। चलो, ओम्स लॉ, बिल्कुल शांत रहो बेटा। तो जब से हम कहा शांत है तो और बातें करने लगते हो, तो है तो तबीयत खराब है बेटा मन का। If the physical state of a conductor does not change, then देखिए, if the physical state of a conductor does not change, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ, स्टेटमेंट लिखो, डज नॉट चेंज कर दो, रिमेन्स अनचेंज्ड कर दो। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, देन तक पहुंचे, द रेशियो ऑफ electric PD applied across a conductor, electric PD applied across a conductor to the electric current flowing in the conductor, to the electric current flowing in the conductor is a constant which is equal to, is a constant
विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है। तो अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, फिजिकल स्टेट क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब क्या है? फिजिकल स्टेट। यहाँ पे तीन चीज़ें मेन है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर। ठीक है। अब लेंथ कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो अपने आप कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, शांत रहो, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए तो क्या होगा? V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा, जो कि उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। समझ गए? V और I का रेशियो कांस्टेंट है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। मुंह में हाथ रख के बोलोगे तो पता नहीं चलेगा ना। तो V और I का रेशियो कांस्टेंट है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यानी V और I के बीच अगर कर्व ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। I यहां ले लो। तो ध्यान रखेंगे, ओम्स लॉ जो भी है, जो भी सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, उसमें V और I के बीच कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओमिक सर्किट। और जो फॉलो नहीं करते हैं उसे, जैसे डायोड वाल्व, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था हम लोगों ने, नॉन ओमिक सर्किट था। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लें यहाँ तक। इसका प्रूफ देखेंगे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कर्व भी बना लेना बगल में। तो ओम्स लॉ, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको ट्विस्ट कर करके पूछते हैं। किस लैंग्वेज में पूछते हैं उसके लिए जा करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें। ठीक है। शांत रहो बेटा। नोट कर लिया? यहां तक ग्राफ तक बनाया? ग्राफ तक प्रूफ देखेंगे इसका। सुनिए, तो किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? I। A, I थोड़ी ना, A। ठीक है। प्रूफ देख रहे हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसको कहते हैं क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन। अरे कल ही बताया है, उसमें आया था सेमीकंडक्टर में। NeNH। NH क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। Ne होता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और Ne इंटू NH किसके इक्वल होता है? Ni स्क्वायर के। Ni स्क्वायर के। कल बताया, आज भूल गए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितना है? N। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। VD। देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEA VD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी हमने प्रूव किया, लेकिन ओम्स लॉ में इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यूज करेंगे,
क्योंकि ओम्स लॉ का प्रूफ ऑलरेडी सफिशिएंट है। ठीक है, अब सुनो जरा, सुनो, जो लंबे प्रूवमेंट्स हैं उनको हम लोग स्टेप्स में याद रखते हैं, स्टोरी के तौर पे। ठीक है, स्टोरी की तरह। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बेवकूफ टाइप कुछ भी ध्यान दें, साक्षी बेटा देखो, साक्षी, मनिका, सव्या। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, स्टेप्स में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कंडक्टर के अंदर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स। याद आया कुछ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर फोर्स निकालते हैं, फिर उस फोर्स के कारण क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। समझ गए, पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फोर्स, फिर एक्सेलरेशन। फिर उस एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स कितनी एवरेज वेलोसिटी गेन करेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, प्रूफ हो गया। यानी 4 स्टेप हो गया एक तरीके से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी। समझ गए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर उसके कारण एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उस एक्सेलरेशन के कारण एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। वही एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितनी एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सपोज हमने इस बैटरी के द्वारा इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगाया है, कितना वोल्टेज लगाया है, V, और लेंथ कितनी है इसकी, I। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ E, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, F। तो पहले E निकालें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। कितना आ गया, E इक्वल टू V अपॉन L। ये कहाँ से आया, वेद से। याद आया वेद, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, तो E इक्वल टू V अपॉन डी। अब D के यहाँ पे क्या है, L। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेकेंड स्टेप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो कहानी सुन रहे हैं बच्चे, मूवी देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। बेटा तुम हाथ बंद करके बैठे हो, कुछ नोट किया अभी तक, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, F इक्वल टू ई। वैसे तो EQ होता है, क्या होता है, EQ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो EE। ये कैसे हो गया, समझ में आया। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स EQ नहीं होता है, EE, E की वैल्यू रख दो, क्या आ गया, VE अपॉन L, VE अपॉन L। इक्वेशन नंबर 2। बड़ा हंसना, बातें करना, बाहर चले जाओ। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स। कुछ समझ आ रहा है। E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो EE हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट कर दें इसको, क्यू नॉट नहीं है, E है। ठीक है, यहां तक पहुंचे। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड,
सेकेंड स्टेप फोर्स, थर्ड स्टेप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, free electrons, acceleration produced in the free electrons। बेटा या तो हम सबको बाहर कर दें या शांत हो जाओ। Acceleration produced in the free electrons due to this electric force, A is equal to F upon M। F upon M, F की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, VE अपॉन L। इसको 2 डालना पड़ेगा क्योंकि एक ले चुके हैं पहले, इसको 3, अरे 1 पहले ले चुके थे, ये 2 ये 3, तो क्या आ गया एक्सेलरेशन, VE अपॉन ML, इक्वेशन नंबर 4। 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथे स्टेप में क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, ठीक है, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को क्या कहोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 तक पहुंचे सब लोग, ठीक। अब निकालें एवरेज वेलोसिटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, पहले वो इक्वेशन 4 तक पहुंचे सभी लोग, साथ रहो, उसमें क्यों बार बार कर रहे हो। सुनिए, तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो बार बार पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, टकराते हैं, और उनकी एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, लॉस होती है। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, द एवरेज टाइम इंटरवल between 2 successive collisions of free electrons with the positive ions शांत रहो, is called relaxation time। टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चला, पॉजिटिव आयन से टकरा गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। फिर चला और नेक्स्ट कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और एवरेज टाइम कितना है, टॉ। अगर हम एवरेज टाइम लेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी कौन सी आएगी, एवरेज। इधर शो कर दो ऐसे। अगले कोलिजन के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, और जब ये कोलाइड करेगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। टाइम कितना लगेगा, टॉ। अगर हम एवरेज टाइम लेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। और ध्यान रखना, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, पॉजिटिव आयंस अपने जगह क्या रहते हैं, रेस्ट पे, बॉन्डिंग्स के द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस AT, v किसके इक्वल हो जाएगा, vd के,
कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 a की वैल्यू v/ml और t की जगह है टॉ। ये a की वैल्यू कहाँ से रखी हमने फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी ये vd आ गया। ध्यान रखना कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी काम का फार्मूला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब vd की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं तो इसको एज अ स्टोरी याद रखें। सबसे पहले क्या निकालते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, फिर उस एक्सेलरेशन के कारण एवरेज वेलोसिटी, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्या आ गया I इक्वल टू NEA Vd। Vd की जगह क्या पुट करेंगे VE टो अपॉन ml, VE टो अपॉन ml। ठीक है, तो Vd की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी I इक्वल टू NEA Vd, I इक्वल टू NEA Vd की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इससे अगर V अपॉन I की वैल्यू निकालें, इसको इधर ले आओ, I अपॉन V क्या हो गया NE स्क्वायर A टॉ अपॉन ml, उल्टा कर दो ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। और ये जो है पूरी चीज़ कांस्टेंट होती है अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए तो। क्लियर, यानी R की वैल्यू किसके इक्वल हो गई ये याद रखना, ये बड़े काम का फार्मूला है, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है ml अपॉन। अब यहाँ पे पूछते हैं कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव क्यों होता है, जैसे सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होता है निगेटिव होता है, तो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव क्यों होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है। एन भी बढ़ता है लेकिन एन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो नए इलेक्ट्रॉन्स के प्रोड्यूस होने का अपोज करते हैं। समझ गए, एन बढ़ता है हल्का सा लेकिन टॉ बहुत तेज़ी से कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन और तेज चलते हैं। जब और तेज चलते हैं तो कोलिजन्स के बीच लगने वाला समय क्या होता है कम हो जाता है। तो क्या है एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नहीं समझ आया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बहुत तेज चलने लगते हैं और तेज चलते हैं जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। टॉ कम हो जाने से आर की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है, इसलिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव। अभी नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन नोट करें एज इट इज। ठीक है, तो ये वो सबसे काम का फार्मूला है, इसको अच्छी तरह याद रखना है, ये बार बार यूज होगा ज़्यादातर क्वेश्चन जब आप लगाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप देखोगे। ठीक है, आर इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। ठीक है, अब हम लोग आएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो जानते होगे R इक्वल टू V अपॉन I, नहीं जानते हो? और कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन R यानी I अपॉन V। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी, ये दो मेन है। ठीक है, उसको इससे रिलेट करेंगे।
ठीक है, नोट करें जल्दी। हो गया? सीरीज और पैरेलल जानते हैं ना? सीरीज में क्या होता है, लिख लो, पूछा जाता नहीं। और जिनको इनके इंप्रूवमेंट्स देखने हैं, मेन बैच वाले वीडियो देखें, ठीक है। सीरीज और पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या सेम होता है, करंट I इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। नहीं पता है? कैपेसिटर का उल्टा होता है इन पैरेलल, लेकिन कॉम्बिनेशन चाहे जिसका हो, कॉम्बिनेशन चाहे जिसका हो, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट या चार्ज। कैपेसिटर में चार्ज की बात करते हैं, बाकी हर जगह करंट की। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पीडी। देखते रहो, बहुत दिनों बाद आयो, मन लगाओ थोड़ा। पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या सेम होता है, पीडी। यहां पे I सेम है, यहां पे V सेम है इन ऑल द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स कह दो, रेजिस्टेंसेस कह दो, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और ध्यान रखना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। यानी कॉपर का थिन वायर हो या थिक वायर हो, शॉर्ट वायर हो या लॉन्ग वायर हो, उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी तब चेंज होगी जब मटेरियल को चेंज करें या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? समझ आ रहा है? अब कोई कंडक्टर है, बाहर जाकर बात कर लो, बहुत दिनों बाद मिले हो, एक और एक 11 हो रहे हो, नहीं समझे? एक और एक गधे मिलकर के 11 गधे बराबर हो गए, ठीक है। तो सुने, तो ये हमने कनेक्ट किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ, E, और करंट डेंसिटी J। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेल या बैटरी कनेक्ट करने पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, E, और करंट डेंसिटी कितनी है, J। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E और करंट डेंसिटी J। तो E/J को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। E/J।
लिखिए, एक लाइन लिख लो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्शन in a conductor, during electric conduction in a conductor, comma, the ratio of intensity of electric field, the ratio of intensity of electric field to the current density इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले बातें कर लो, लिखो क्या? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी, टू द करंट डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, कॉमा। तुम उठो वहां से, हाँ, आ गया अभय, आ गया। प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, कॉमा, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर, resistivity of the material of that conductor। समझ गए? पहला चेंज करके एक नोट लिख लें या ऐसे में लिख लो, पहला चेंज कर लिख लो। कैसे लिखोगे ताकि ध्यान रहे तुम लोग को? नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो, बीच में लिख लो, ठीक है? रेजिस्टिविटी will change only when, resistivity will change only when the material of conductor, only when the material of conductor or temperature of conductor, temperature of conductor is changed। इज चेंज्ड, मतलब समझे? रेजिस्टिविटी दो ही कंडीशन में चेंज होगी, मटेरियल को चेंज करें या फिर टेम्परेचर को। समझ गए? ये नहीं कि आपने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी या थिकनेस चेंज कर दी, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा। अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस, ठीक है? ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर लेंथ को चेंज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो। कुछ समझ आ रहा है बेटा? रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब या तो मटेरियल चेंज करें या फिर टेम्परेचर चेंज करें। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/L वेज से, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी? I/A। हाँ, टेम्परेचर चेंज हो जाती है। कोई डाउट है क्या? क्या? हाँ, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस तो अपने आप चेंज हो जाएगा। वो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो क्यों नहीं चेंज हो जाएगा? R=ρ होता है, उसी तो आ रहे हैं अभी। समझ गए? रो चेंज करेंगे तो भी R चेंज होगा, L चेंज करेंगे तो भी R चेंज होगा, A चेंज करेंगे तो भी R चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी R चेंज। जब रो चेंज होगा तो R नहीं चेंज हो जाएगा। समझ गए? लेकिन रो तभी चेंज होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करें या फिर मटेरियल। अब भी कोई कंफ्यूजन? तो ज़बरदस्ती कैसे प्रोड्यूस करते हो? अच्छा, पूछते हो तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ज़बरदस्ती करके। चलो, अब क्लियर हो गया? ठीक है, ये मटेरियल चेंज होने पे चेंज होगा या फिर टेम्परेचर। और मान लेते हैं मटेरियल टेम्परेचर दोनों नहीं चेंज करें तो रो कांस्टेंट हो गया। फिर एल को चेंज करेंगे तो रो नहीं चेंज होगा, आर अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, आर चेंज होगा। समझ गए? अरे हम क्या कह रहे हैं? चाइनीज बोल रहे हैं क्या हम? यहां तो कोई दिक्कत?
तो E इक्वल टू V अपॉन L और J इक्वल टू I अपॉन A। वैल्यू पुट करें, E की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन L और J की जगह I अपॉन A, यानी इसको लिख दिया V अपॉन I इंटू A अपॉन L। V अपॉन I क्या हो गया, R, यानी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देखिए ये अभी आपका प्रैक्टिकल होगा बोर्ड का, स्कूल वाले नहीं हो तो डेली कराते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बोर्ड का जब प्रैक्टिकल होगा तो आपसे वाइवा में अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछेंगे, हो सकता है आप बता दो, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और जैसे ही आपने बताया अगला क्वेश्चन तुरंत क्या आएगा, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड देन हाउ मच टाइम्स द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल चेंज, नो चेंज। समझ, गधे तुरंत कहेंगे कि एल को डबल करेंगे तो रो हाफ हो जाएगा, समझ गए। एल को चेंज करें या ए को चेंज करें उससे रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आर अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, समझ गए। आर अपने आप को एडजस्ट करेगा, रो चेंज नहीं होगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रो चेंज होगा दो ही कंडीशन में, या तो मटेरियल चेंज करें या फिर टेम्परेचर, और यही कंडक्टिविटी के साथ होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी के ही रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्टिविटी। क्लियर। इसी से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, रोले। जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं वेद, क्या ध्यान रखते हैं, वैसे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, रोले। आर इक्वल टू रोले, रो एल अपॉन ए, समझ गए। अब यूनिट ऑफ रो देखें, ओम, बेटा शांत रहो, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर यानी ओम मीटर। डायमेंशन फार्मूला अगर देखें हम लोग तो ओम का आप जानते हैं 1222, भूल गए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LRC 1222, 1232, 1242, सब भूलते जा रहे हो। तो 1222 ये किसका होता है, आर नहीं, LRC ये एल का होता है, आर का होता है 1232। LRC होता ना, LRC 1222, नहीं याद है क्या, फिर भूल गए। LRC, इसका ऑर्डर कैसे ध्यान रखते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC होता है टैग लाइन उसकी, तो यहां LRC हो गया, ठीक है। L क्या है, तुम बोलो, हाँ क्या है, लेंथ ऑफ, यहां पे L क्या है बेटा, तुम्हें तो रस्सी, दो रस्सी लगाना है, तुम तो एक से काम नहीं चलेगा। क्या है L, सेल्फ इंडक्टेंस, उसको तक पता है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस। क्या तूने वो 15 मिनट भी बंद कर दिए, तुम 2 घंटे मैथ, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 15 मिनट फिजिक्स, वो भी बंद कर दिए, 15 मिनट भी। अरे क्या कहा था तुमने, 15 मिनट सबसे कम फिजिक्स को तो कहा था टाइम, वीडियो में होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वीडियो चल रहा था, ठीक, वो भी खत्म कर दिया। तुमको ये नहीं पता एल क्या है, यहाँ पे एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, आर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटेंस। 1222, 1232 और सी का 1242। बस ध्यान क्या रखेंगे, पहले दो पॉजिटिव बाद वाले निगेटिव, पहले दो पॉजिटिव बाद वाले निगेटिव, लेकिन यहाँ पे पहले दो निगेटिव बाद वाले पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों में वोल्ट कहाँ होता है, न्यूमरेटर में, इसमें वोल्ट कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो वोल्ट डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट कहाँ हो गया, न्यूमरेटर में। और यहाँ पे L इक्वल टू माइनस E DI अपॉन DT, वोल्ट न्यूमरेटर में। E का मतलब EMF। तो इन दोनों में वोल्ट कहाँ है, न्यूमरेटर में, और इसमें वोल्ट कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसलिए उल्टा हो गया। 1232, 1222,
1232, 1242। ये डायमेंशनल फार्मूला अक्सर पूछते हैं, L/R और CR दोनों का क्या होता है, T, क्योंकि दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को। इनसे निकालने तो T आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया किसका, ओम का। और मीटर का क्या होता है, L, यानी हो जाएगा mL³ T-3A-2। नोट करें, और इसको भी नोट करके नोट कर लो, 10वीं 12वीं बार बता रहे हैं, नोट करके नोट कर लो उसको। समझ गए? ये हो गया। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेस, अरे यार कौन बोला, जाओ बेटा, तुम मना थोड़ा ना जाओगे, ठीक है। टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, ये टाइम बर्बाद हो रहा है बेटा तुम्हारा। जो फ़ोन पे बात करते हो, फोन मोबाइल पे टाइम खर्च करते हो, वो टाइम का यूज़ होता है। ये टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा, घर जाओ। ये टाइम की प्योर बर्बादी हो रही है इस समय। नहीं नहीं, अरे कोई ना कोई तो बोला है, जो बोला उसके लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक, तो हमने तुम्हारा नाम थोड़ी, हमने उसके लिए कह रहे हैं जो बोला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर डाउट सबसे ज़्यादा है। तुम एक क्लास में 3-4 बार बाहर जाते हो, अभी एक ही बार गए हो आज। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। देखो क्या छुट्टी, अरे छुट्टी तुम्हारी हमेशा है, चाहे जब जाओ। इतने बार बाहर गए तो उन्होंने रोका, अरे चाहे जब जाओ। सुनिए, तो जो रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टिविटी का, सॉरी रेजिस्टिविटी का, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। और जैसे वो मटेरियल प्रॉपर्टी है वैसे ये भी मटेरियल। लिखे, द रेसिप्रोकल ऑफ, ये नोट कर लिया। द रेसी, उल्टा लिख रहे हो तुम, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, इसी बहाने उर्दू भी सीख जाओगे, उल्टा लिखोगे, ठीक है। सुने, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of the material of a conductor, resistivity of the material of a conductor, of the material of a conductor is called conductivity of that material, conductivity of that material, कंडक्टिविटी ऑफ दैट, यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो गई, फार्मूला 1/रेजिस्टिविटी। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, यानी सिग्मा इक्वल टू 1/रो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। अब रो इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा E/J, क्या देखा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, J/E, यानी J इक्वल टू सिग्मा E। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, जो डायरेक्शन E वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन J वेक्टर की। क्लियर, ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यूनिट कितना होगा सिग्मा का, ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी कह सकते हैं, महो नहीं, मो मीटर इनवर्स। और डायमेंशन फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सिंबल भी उल्टा हो जाता है। ओम का उल्टा कर दो तो मो बन जाता है। ये है m-1 L-3 T³ A²। ठीक है, क्या साइमन, क्या? हाँ, मो को साइमन भी कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, मो, समझ गए? अरे ऐसे सिंबल बनता है, ठीक है, मो का सिंबल ऐसे बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आज इतना रखेंगे।